एक्सप्लोर किया दराज को, यूनिवर्सिटी से सीखा कुछ और कुछ दराज के जो वेंडर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहे दराज के स्टोर को लेकर, हम बढ़ाते रहे। तो इतना मैं अर्न करने लगा कि जॉब जितना मैं पहुंच गया कि मैं जॉब जितना अर्न दराज से करने लगा, तो मैंने 1000 प्रीवियस रिव्यूज होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक न्यूबी के लिए बहुत बड़ी गलती, क्योंकि तवक्को से ज्यादा ऑर्डर्स आ गए थे, काफी ज्यादा। इतनी उम्मीद नहीं थी ना, इतनी प्रिपरेशन थी। बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा अचानक रात ही रात में सारे। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको डी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक और पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और हमारे साथ दराज के एक सेलर मौजूद हैं जिनकी काफ़ी अच्छी जो शॉप है और उन्होंने मेहनत की है उस स्टोर के ऊपर, उस स्टोर को बिल्ड करने के ऊपर, एक अच्छा बिजनेस बनाया है। और आज हम उन्हीं से जानेंगे किस तरह से आप भी दराज पे एक अच्छा स्टोर बना सकते हैं, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि आज जो हमारा इस पॉडकास्ट का मेन टॉपिक रहेगा वो यही है कि अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से दराज पे एक अच्छा स्टोर बना सकते हैं और उस पर मेहनत करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। वो स्टार्टिंग से लेके जो जो चीज़ें उनकी तरफ से इनके स्टोर में हुई, वो सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट में कवर कर रहे होंगे और वो बता रहे होंगे अपने दराज का एक्सपीरियंस। जो गुड बैड जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलेंगी। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। तो बहुत आपका सबसे शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। एक मसरूफ ज़िंदगी होती है, जाहिर सी बात है। नहीं, आपका भी शुक्रिया कि आप लोग भी बुलाते हैं अपने चैनल पे, तो फिर जाहिर है इतनी सारी मेहनत है, सारी एफर्ट्स हैं आप लोगों की। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी आज हमने जो मेन बात करनी है ना वो यही है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हम दराज पे अपना स्टोर किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक रहेगा, लेकिन इसमें कुछ सवालात हैं जो आते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रो बता दें, क्या है, क्या शॉप है आपकी। इंट्रोडक्शन तो मुख्तसर से ये कि जॉब के साथ मैंने दराज का स्टोर स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर के थ्रू मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर साथ में फील्ड ये डिज़ाइनिंग वगैरह के हवाले से तो पोस्ट वगैरह बना के मैं दराज पे डाल देता था। सही है। तो उस वक्त जो मेरा था इनिशियल स्टेज पे, तो हम लोग नोटबुक्स मग्स वगैरह ये सेल करते थे। तो हाँ, वो दराज का भी स्टार्टअप था, उसी के साथ साथ हमारा भी स्टार्टअप था। सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, मेहनत करते गए, एक्सप्लोर किया दराज को, यूनिवर्सिटी से सीखा कुछ और कुछ दराज के जो वेंडर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहे दराज के स्टोर को लेकर। ठीक। स्टार्टिंग कब, किस साल में कुछ स्टार्टिंग हमें जो मेन स्टार्ट की तकरीबन 2-2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं दराज के साथ अच्छे तरीके से काम करते हुए। ठीक हो गया। मतलब इसमें ये है कि आपने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त प्रोडक्ट रेंज वही थी या अभी वही रेंज चला रहे हैं या प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं? प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उस वक्त हम लोग नोटबुक्स मग्स, मतलब जो कस्टमाइज आइटम्स है ना, ज्यादातर जो फोटो फ्रेम्स हैं, इन तरह के आइटम से हमने स्टार्ट किया था कि अब हम तकरीबन हाउस होल्ड आइटम्स पर डील कर रहे हैं दराज। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे ये है कि आपने कब सोचा कि दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसको एज अ करियर भी लेके जाया जा सकता है और एक ऐसा फुल टाइम बिजनेस है, ऐसा कब आपका सर? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब के साथ हमने शुरू किया था दराज को, तो स्टार्ट में ये है कि 5-6 ऑर्डर्स डेली के होते थे। तो उसमें आप यूँ समझे कि खर्चा पानी निकल आता था थोड़ा बहुत साइड में। फिर ये है कि करके डिलीवर करते थे जॉब के साथ साथ। ही सब मेहनत ज़ाहिर है हर चीज़ में दरकार होती है। तो इस तरीके से हमने दराज को स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स इंक्रीज होने लगे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज हम बढ़ाते रहे। तो इतना मैं अर्न करने लगा कि जॉब जितना मैं पहुंच गया कि मैं जॉब जितना अर्न दराज से करने लगा। तो मैंने जॉब को स्किप किया और फिर दराज की तरफ फुल टाइम स्टार्ट करके, तो इस तरीके से मैं दराज की तरफ शिफ्ट हो गया पूरा। सही, मतलब ये वो पॉइंट था जब आपको लगा कि यार अब दराज से वो पैसे आना शुरू हो गए जो जॉब से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जॉब का स्किप करके फिर दराज की तरफ आ गए। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ना काफ़ी लोगों को इश्यूज रहते हैं। एक मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, क्या है, क्यों है और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हम बेचें जिससे हमें अच्छे प्रॉफिट्स आ सकें। क्योंकि दराज पे आपका यही कि अगर आपने वो मार्जिन लेने, ठीक है, तो एजेस होने चाहिए कि आप मार्जिन उससे निकाल सकें। तो प्रोडक्ट हंटिंग, अच्छा, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया ना, और जो न्यूबीज को इश्यूज आते हैं उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम लोग टॉप रेटेड एसक्यूज को टारगेट करते हैं। सही है। असल में इश्यू ये होता है कि अब जब हम दराज पे कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मून लैंप रखा हुआ है, तो मून लैंप को हम सर्च करेंगे तो इसके जॉइंट सेलर्स भी हमारे सामने आ जाएंगे। 500-500 रिव्यूज होंगे, 600 प्लस रिव्यूज होंगे, 1000 प्रीवियस रिव्यूज होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक न्यूबी के लिए बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो 1000 प्लस रिव्यूज उस प्रोडक्ट पे लेके बैठे टॉप रेटेड है वहां पर हैं, तो वो इसी तरह तो नहीं पहुंचे कि 2-4 दिन में पहुंच गए। उन्होंने उस एसकी को क्रिएट करने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए 1-2 साल की मेहनत की, 2 साल तो लगे हैं। तो न्यूबी को सबसे पहला मशवरा तो यही है
कि ऐसी टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। अच्छा, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी दराज पर सेल हो रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम रिव्यूज़ के साथ मौजूद हैं और उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो न्यूबीज़ को यही करना चाहिए कि उस तरह के प्रोडक्ट को लें, उस पर मेहनत करें या फिर नई प्रोडक्ट हंट करें। मार्केट में प्रोडक्ट भरी पड़ी है। कराची में जो है वीडियोस में काफी बार कहा है कि आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि दराज पे सब कुछ लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दराज की कराची में अगर आप रहते हैं कराची में, तो यहाँ बोल्टन मार्केट अगर जाएं तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है 15-20 हज़ार प्रोडक्ट खाली बोल्टन मार्केट के अंदर से निकालना जो आप दराज पर सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा एक और ये मशवरा भी है कि आपका चैनल जो बिजनेस, इसमें भी काफी जबरदस्त तरीके से आपने पूरे ट्यूटोरियल दिए हुए स्टार्ट से, तो उसको देख के बेसिक इन्फॉर्मेशन लें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर दें। सही हो गया। मतलब तो आपका जो मेन पॉइंट वो ये कि मतलब उस प्रोडक्ट्स में ना जाएं जिस पे ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिल्कुल। अच्छा, एक और वजह इसकी ये भी है, इसकी वजह ये भी है कि हम लोग क्योंकि होलसेल से भी हमारा रिलेशनशिप है, थोड़ा होलसेल में भी हमारा है, तो लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमें कुछ मार्जिन ही नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जो टॉप रेटेड होती है ना, उनका एक और फैक्ट ये भी है, मैं आपके व्यूअर्स को ये पता चला कि उसका एक ये फैक्ट भी है कि वो डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं और उसके पीछे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर आप न्यू भी हैं तो आप ज़ाहिर है एक नए बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे कि आप एक प्रोडक्ट पे 3-4 लाख रुपए का माल मंगवा के उस प्रोडक्ट को अपने पास बाउंड कर लें। इस तरह वो होकर नहीं करेंगे नहीं न्यूबीज, और जाहिर है कोई मशवरा भी नहीं देगा उनको। हम खुद सजेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। उनको मार्जिन्स भी नहीं मिलेंगे नई प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि बहुत से बहुत वो 10-15 रुपए कमा लेंगे, बहुत से बहुत अगर पर ऑर्डर पे कमा लिया, तो इससे बेहतर है कि वो नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, तो उसमें वो अपने मर्जी से मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस मेंशन नहीं है ना उसकी दराज नहीं है। जो टॉप रेट प्रोडक्ट्स हैं वो तो मेंशन है, वो सबकी नजरों में टॉप रेट नजरों में, तो उनको बीट करने के लिए आपको अपना प्रॉफिट बहुत ही लोएस्ट मार्जिन पे लाना पड़ेगा। उस पर आप ग्रो थोड़ी कर सकते, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमारा मेन आज का सवाल है, तो उसमें ये कि हम क्या पॉइंट रख सकते हैं देखने वालों के लिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह कर सकते हैं, और हर एक की नज़र में मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी अलग है। ठीक है, तो उसके हवाले से थोड़ी बात मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, जैसे कि हर किसी की अपनी जेब जितनी इजाजत देगी वो उस हिसाब से काम शुरू कर सकता है। अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्ट एक ऑप्शन न्यूबीज़ के लिए ये है कि आप लोग वो प्रोडक्ट सोर्स करें जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, लोकल मैन्युफैक्चर्ड का क्या फ़ायदा है इसमें कि एक तो आपको इसकी ज़रूरत इसलिए है लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कि आपको उसको परचेज करके नहीं रखना पड़ेगा, वो आपको अवेलेबिलिटी होती रहेगी क्योंकि वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। और इस तरह की हज़ारों प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दराज पे बिक रही हैं और ऐसी हज़ारों प्रोडक्ट हैं जो मौजूद होनी चाहिए जिसका गैप मौजूद है बहुत लोकल में। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आप लोग हंट करें और उसमें आपको यूँ समझें कि सिर्फ जो प्रोडक्ट आपके प्रोसेस में है उनके लिए आपको पैसा अपना जो है बाउंड करना है, जो आपके पैसे हैं, बाकी आपको बाउंड करने की इसमें जरूरत ही नहीं है अमाउंट, क्योंकि जैसे ही आपका ऑर्डर है आप वहां से जाके परचेज कर ले रहे हो। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में ये होता है कि यार इंपोर्टर्स होते हैं, उनके पास 500-600 लिमिटेड क्वांटिटी एक आइटम की अवेलेबल होती है, तो वो और भी जगह सेल कर रहे होते हैं, उनके अपने दराज स्टोर होते हैं। अगर वो इंपोर्टेड की तरफ जाएंगे तो एसक्यू जितनी देर में क्रिएट होगा पीछे से स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए उनको लेके रखना पड़ेगा माल और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, जबकि लोकल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक तरीके से आपके पॉइंट में कि मेड इन पाकिस्तान वाले प्रोडक्ट्स पे फोकस किया है, मेड इन पाकिस्तान वाले प्रोडक्ट्स, जाहिर सी बात है वो अच्छा, और इससे एक ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि मेड इन पाकिस्तान को हम थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान के ऑलरेडी इंपोर्टेड आइटम्स हमारे पास पता है कि वो रेट्स बढ़े हुए हैं, वो सारे इश्यूज हैं। अच्छा, एफबीडी और एफबीएम के हवाले से आपका क्या सजेशन है कि आप नए आने वाले को एफबीडी एफबीएम में से क्या सजेस्ट करते हैं, या एफबीडी और एफबीएम का वैसे आपका तजुर्बा क्या रहा है? अच्छा, एफबीडी और एफबीएम में ज़रूरी है कि आपकी जेब की इजाज़त देती है। ठीक है, न्यू बी के पास अगर है ही बजट 50,000 40,000 रुपए का, तो वो एफबीडी की तरफ तो जाने का सोचे भी नहीं, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए ही 50,000 40,000 रुपए की अमाउंट एक प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है, और न्यू बी के पास रिव्यूज भी नहीं होंगे, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनको मैं सेल कर सकता हूँ क्वांटिटी में, तो न्यू भी तो एफबीडी की तरफ ना जाए। अब तो वैसे एक पॉइंट ये भी ना कि वो उस अगर वो न्यू एसक्यू है तो वहाँ तो उसका आईओ अप्रूव भी नहीं होता। अच्छा, ये एक चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे ही अकाउंट बनाओ एफबीडी में स्टॉक कर दो, जैसे अकाउंट बनाओ उसमें न्यू भी तो फंस जाएगा, तो उसमें न्यू भी फंस जाएगा, और आप ई कॉमर्स से मुतनफिर कर रहे हैं लोगों को एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उसको जब एक चीज की सेंस ही नहीं कि किस तरीके से क्या चीज सेल करनी है, तो एफबीडी कैसे करेगा वो एफबीडी। तो पहले एफबीएम के थ्रू काम करें, जो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट या दराज के, तो आप लोग खुद करें, अब में जाएं, थोड़ी सी मेहनत, मतलब आपने खुद करना है, थोड़ा सी मेहनत है, थोड़ा सा इसमें आपको फ्लायर का खर्चा ज्यादा लग जाता है, भी तो मिलता है ना कि आप
किस तरह से उसको कर रहे हैं। सीखने को मिलता है, आपको प्रोडक्ट्स पता चल जाती है। अगर आप 50 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो एफबीडी में आप 5 प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो और आप बाउंड हो जाओगे। आपके पास 5 लाख रुपए, तो आपने 10 प्रोडक्ट ली, 50,000 रुपए पर प्रोडक्ट पे लगा और खत्म कर दिया। फिर उसका टर्नओवर जनरेट होगा, फिर दोबारा आईओ बनाओ, उसको दोबारा ऐसा ही बिल्कुल। तो वो आप एक जगह आगे बाउंड हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो एफबीएम स्टार्ट में बहुत जरूरी है। एफबीएम से ही करना है। एफबीएम से स्टार्ट। एफबीडी फिर मतलब कब कर सकता है कि एफबीडी जब कर सकता है जब आपके पास आपके पास इनसाइट्स जनरेट हो जाए आपके प्रोडक्ट्स के। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 एसकेयूज हैं, तो आपके पास एक इनसाइट्स जनरेट हो जा रही है। इन 50 में से 10 ऐसे एसकेयूज हैं मेरे जो टॉप रेटेड हैं, और उनके फिर आपके पास सारा इनसाइट्स हो जाए कि मैं इनको महीने में कितने पीस सेल कर रहा हूं। क्योंकि दराज में कितनी सेल्स आ रही हैं इस प्रोडक्ट, दराज में आपको एक ये है ऑप्शन कि आपको एक दिख रहा होता है कि आप एवरेज सेल आपको पता चल रही होती है कि एक प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, कितने यूनिट्स जा रहे हैं। अब एक मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि 50 में से 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरी महीने की 100 यूनिट्स में सेल कर सकता हूं। तो आपके पास एक इनसाइट्स है ना, आप 100 यूनिट्स एफबीडी करवाते हैं। फिर जब आपके पास ये इनसाइट्स आ जाए ना, ठीक है, कि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि यार मेरे पास कितनी सेल्स है इस प्रोडक्ट की और मेरे टॉप रेटेड एसकेयूज कौन से हैं, तो आप एफबीडी की तरफ जा सकते हैं। सही है, मतलब आपको उस वक्त पूरा पता है कि अगर मैं महीने के 500 यूनिट्स भेज रहा हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 400 यूनिट्स की सेल्स तो आ रही है। ऐसा ही, तो वो एफबीडी में जाके मैं उस प्रोडक्ट्स को मतलब बेच सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो हमने इसमें टिप्स ही दे रहे हैं, देखिए अब ऐसी कोई खास टिप न्यू बेस के लिए जो उनको मतलब ग्रोथ में मदद कर सके। ग्रोथ में जैसा कि मैंने बताया कि एक तो चैनल से वीडियोस देखें, क्योंकि नॉलेज जरूरी है किसी भी काम के लिए। ऐसा नहीं है कि यार दराज पे देखा कि यार सेल ऑन दराज, यार हम भी दराज बेच सकते हैं। सेल ऑन दराज पे क्लिक किया, अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट अपलोड कर होते हैं, बहुत सारे मसले आते हैं। तो हम लोग तो ऐसा ही है, शॉर्टकट्स के चक्कर में क्या जल्दी जल्दी बस कुछ हो जाए, तो अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट अपलोड किया और बैठ जाते हैं इंतजार में कि यार ऑर्डर आ जाएंगे। तो आ भी जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा इत्तेफाक हो भी जाता है। लेकिन अगर किसी काम को सीख के किया जाए ना पूरा कि किस तरीके से क्या है, और प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर दराज में आपको काम करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग बहुत, इसके लिए आप समझे कि इसके कोर है बिल्कुल, जो रीढ़ की हड्डी की समझ सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप दराज की प्रोडक्ट हंटिंग को कम से कम 1 महीना दे दें। ऐसा ही है कि मैं देख लूँ मुझे बेचना ही क्या है, फिर उसके बाद आप उसको बेचें। अच्छा, ये भी देख लें कि बेचना है क्या, और ये भी देख लें कि वो मिल भी रहा है उस रेट में कि नहीं मिल। हाँ, क्या ये मार्जिन निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल सकते, और उसकी सोर्सिंग आपको मुस्तकिल मिलती रहेगी कि नहीं, ये भी एक बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने कैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जो आपको पता है कि यार इस पे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन अब उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपका स्टॉक खत्म, मार्केट में भी खत्म, आपको एसकेयू बर्बाद हो गया, एसकेयू खत्म हो गया। और फिर एसकेयू बंद करने के बाद जब वो दोबारा ओपन होता है ना, तो वो उसमें मतलब वो ट्रैफिक खत्म, रैंकिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, 11/11 जैसे भी करीब है, 1 मंथ ऑलमोस्ट हमारे पास बाकी है। लास्ट ईयर आपका 11/11 का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? लास्ट ईयर 11/11 का एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त था, और तवक्को से ज्यादा उम्मीद आ गई, तवक्को से ज्यादा ऑर्डर्स आ गए थे, काफी ज्यादा। इतनी उम्मीद नहीं थी ना, इतनी प्रिपरेशन थी। बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा अचानक रात ही रात में इतने सारे ऑर्डर्स गिर गए कि दराज खुद कंफ्यूज हो गया था कि हम कहाँ जाएं, और रात में हम ये सोच रहे थे कि सुबह ये फुलफिल कैसे करेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। और फिर इतने ज्यादा ऑर्डर्स तो आ गए, लेकिन इशू ये हुआ यार दराज के सिस्टम के हवाले से कि सिस्टम पूरा लैग कर गया था इनका। बिल्कुल ऐसा ही, राइडर्स के हवाले से ये लोग पार्सल पे पहुंचा नहीं सके, इसमें बहुत ज्यादा फिर डिस्टरबेंस हो गई। इस वजह से थोड़ा सा मजा खराब हो गया 11/11 का, वरना ओवरऑल ऑर्डर बहुत आए ना तो उनकी तरफ से फुलफिल नहीं हो पाए राइडर्स के एंड से। वो फुलफिल होते तो वो वेंडर्स के लिए बहुत बेनिफिट होता। असल में इनके वेयर हाउस भरते चले गए, और या तो शायद इनके पास राइडर्स का इशू था या क्या सीन था। नहीं, राइडर्स ये लोग एक्स्ट्रा हायर करते हैं लास्ट के 3 मंथ, जो लास्ट क्वार्टर आता है दराज एक्स्ट्रा राइडर्स हायर करता है, लेकिन वो ऑर्डर्स इतने थे कि वो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स कह सकते हैं इनको। मैंने खुद राइडर्स को मतलब हब के बाहर किसी को रात को सोता हुआ देखा है, किसी को कहीं कहीं देखा, मतलब हालत खराब थी राइडर्स की ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। और हब्स भी मतलब जैसे खुले रहते थे, आपने बताया कि वो पार्टनरशिप हो रहे थे। अगर ये चीज़ लॉजिस्टिक बेहतर हो जाए तो 11/11 अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है अगर लॉजिस्टिक्स बेहतर हो जाए ना। असल में कस्टमर्स भी कंप्लेन कर रहे थे कि हमने 11/11 का ऑर्डर किया और आज 18 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई, हमें पार्सल नहीं मिला। तो वो कस्टमर भी कंप्लेंट्स कब हो जाएंगे। हमें मतलब जो हमने खुद ऑर्डर किए थे वो हमें एफबीडी के पार्सल तकरीबन 22 तारीख को 23 तारीख को मतलब 10-12 दिन बाद डिलीवर हो रहे थे, जो कि एक्सप्रेस पे होते हैं, जो एक दिन या नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है पार्सल। चलिए, तो लास्ट ईयर की बात हो गई। अगर इस साल की हम बात करें तो अभी मतलब 1 महीना है हमारे पास, समथिंग 1.5 महीना है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मतलब ये, और लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रखें इस 11/11 से? पिछली बार जितनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, इतने ऑर्डर्स तो होंगे। इससे ज्यादा हो सकते थे अगर पिछली बार डिलीवरीज टाइमली होती तो इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन तो मेरा नहीं ख्याल कि रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम पिछली बार जितनी तो इंशाल्लाह ऑर्डर आने चाहिए। क्योंकि दराज को खुद भी पता है कि उसके पास नंबर्स हैं, उतने उसने ऑर्डर्स लास्ट ईयर लिए हैं, तो इस साल भी वैसी मार्केटिंग सब होनी चाहिए।
लेकिन एक अच्छा 11-11 कैसा मतलब इवेंट है दराज के जो सेलर्स हैं उनके लिए, वो कोई पूरे साल होते हैं 11-11-11-11। ऐसा ही है, पूरे साल चल रहा होता है ऑफिस से, मतलब ये 11-11 करीब आना, तो अभी से मतलब एक यार हाँ 11-11 आने वाला है, इसके लिए ये चीज लेके कैंपेन्स रख खुल लो, चुकी हैं सेलर फ्लैट्स सेंटर ले पे, लो। जी, सेलर कंपेन्स सेंटर भी आ पे गई हैं। कैंपेन्स आ चुकी हैं 11-11। अच्छा दराज के वाले से मतलब एक सवाल ये भी रहता है कि मतलब ये फुल टाइम बिजनेस है या आप इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस, मतलब लॉन्ग टर्म भी सिर्फ पार्ट टाइम ही कंसीडर करना है या लॉन्ग टर्म में फुल टाइम बिजनेस कंसीडर कर नहीं, सकते हैं? ये डिपेंड करता है आप पर। आप ठीक इसको है, अगर पार्ट टाइम रखना चाहें तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, मतलब आपकी सही कोई है। अगर अच्छी जॉब है, हम्म, उसको ना छोड़ते हुए आप साथ दराज को लेके चलना चाहें, या जो ठीक है। हमारी जो सिस्टर्स हैं जो घर में बैठ के फुल टाइम नहीं कर सकती अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के हम्म, लिए, तो वो पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको। ठीक लेकिन है। इसको अगर फुल टाइम भी बनाना चाहें तो इसको फुल टाइम भी आप बना सकते हैं पूरा। मतलब एज अ लॉन्ग टर्म हम इसको एज अ फुल टाइम अपना करियर के तौर पे चला सकते बिल्कुल, हैं। इसको चला सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक तो हमने जो आज मेन टॉपिक ये रखा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो अब एक सवाल ये भी आता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम कितना अर्न कर सकते हैं दराज के थ्रू? अच्छा देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अर्न करने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। हम्म, जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सपर्टीज होगी, उतनी कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सपर्टीज किस तरह की चाहिए कि आपको सबसे पहले अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा और ही है। अगर आपने, जैसा कि मैंने बताया, अगर लोकल सोर्स प्रोडक्ट पे वर्क शुरू कर दिया, तो वो हम्म, कम मार्जिन पे आप ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को हंट कर सकेंगे ठीक और है। उसको मार्केट से परचेज करके कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें कम इन्वेस्टमेंट से कैसे आप बढ़ा सकते हो? आपने अगर 5 प्रोडक्ट को हंट किया, ठीक है, ठीक है। 5 प्रोडक्ट आपने मार्केट से उनको ऑर्डर जनरेट होने शुरू हो सही गए, है। तो फिर अब आप मजीद 5 प्रोडक्ट की तलाश करें, फिर हम्म, मजीद 5, फिर मजीद 5, इस तरीके से आप अपने स्टोर को ग्रो करते रहें। हम्म, जितनी प्रोडक्टें ग्रो होंगी, अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं ठीक और है। वो 30 से 40 ऑर्डर्स आपको डेली दे रही हैं, तो सही है। अगर 10 होंगी तो वो एटलीस्ट 60 टू 65 ऑर्डर्स तो डेली पे चला मतलब जाएगा वो ना आपके आपका। प्रोडक्ट्स आप बढ़ाने से मुराद ये है कि आपके वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ रहे होंगे, ऐसा ही है, लेकिन प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं आपकी रैंक हो ताकि आपको डेली ऑर्डर्स उनके आ रहे ऑर्डर्स हो। जनरेट होते रहे, तो वो रैंक करना, ये सब भी थोड़ी सी वही प्रोडक्ट एक्सपर्टीज रैंकिंग बिल्कुल। में शामिल हो जाता है सारा। तो वो भी ज़रूरी है सीखना कि किस तरीके से प्रोडक्ट रैंक होती हैं। अच्छा, हम्म, बाज़ औक़ात फ़ोटोग्राफ़ी नहीं आती। हाँ इस तरह की वुडन टेबल पे लोगों ने तस्वीरें खींच के डाल दी उसमें होती वो हैं। मजा नहीं तो है। असल में ऑनलाइन काम है ना, तो इसमें कस्टमर्स के पास टच करने का प्रोडक्ट को तो कोई फैसिलिटी तस्वीर अवेलेबल नहीं जाती है, है। तो वो तस्वीर देखता है। अच्छा, लाइव तस्वीर का जो है ऑप्शन, वो ज़बरदस्त है और अच्छा है अच्छा है। कि अगर आप लाइव या ओरिजिनल पिक्चर उसकी डाल दें, लेकिन हम्म, ज़रूरी है कि थोड़ी-सी प्रोफेशनल भी हो, कुछ उसका मतलब अलाइनमेंट हुई भी हो अलाइनमेंट हुई प्रॉपर। भी हो, थोड़ी-सी एडिटिंग की हुई हो, तो उसके एडिटिंग के लिए आजकल तो फ्री फ्री सॉफ्टवेयर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, अवेलेबल तो है। उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे देखे हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो टेबल पे रख के स्नैपली, और उस पे तो ऑर्डर्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वैसे ऑर्डर्स आ तो ऐसा जाएंगे। ही है कि अगर आप इसको मेहनत कहेंगे तो ज़ाहिर है ये ये वो मेहनत मेहनत तो है नहीं है ना, जिसको काम चोरी जिसका है ये कोई तो ऐसा ही काम है। चोरी है। मतलब मैं भी इसमें काफी वीडियोस मैंने कहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है ना ई कॉमर्स में, चाहे आप दराज पे बहुत बेच रहे ज़रूरी हो, है। आपकी वेबसाइट हो, फेसबुक हो, समथिंग लाइक कुछ भी हो, लेकिन आपको वो जो फोटोग्राफी है प्रोडक्ट्स की वो वो बहुत बिल्कुल मैटर बेसिकली करती है। वो कोर की हैसियत है ना उसमें, क्योंकि बिल्कुल कस्टमर सही। उस प्रोडक्ट को जो पहले सबसे पहले वो देख ही तस्वीर रहा है, तस्वीर देखा तो उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो तस्वीर ही अच्छी नहीं है तो आपकी सेल्स तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर अच्छा, सकते। लोग टाइटल्स वगैरह पे काफ़ी, मैंने देखा है, मेहनत करते हैं, हम्म, उसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐड कर कीवर्ड्स देते ऐड हैं, करते हैं। जबकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया है कि टाइटल की इतनी कोई नीड नहीं है। अगर सही आप है। शॉर्ट टाइटल भी रखेंगे ना और हाँ उसमें बिला वजह 30-40 कीवर्ड्स कीवर्ड तक ऐड कर स्पैमिंग की देते हुई हैं, है, वो दराज अलाउ नहीं करता, लेकिन लोगों ने की हुई है और की हुई बड़े है। बड़े स्टोर्स देखे गए हैं जो इन पे कीवर्ड स्पैमिंग हुई हुई है। और जो न्यूबीज हैं वो समझते हैं कि इस कीवर्ड स्पैमिंग की वजह से ऑर्डर्स आ लेंगे, हम्म, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप नहीं अपनी है। फोटोग्राफी पे तवज्जो देंगे ना, तो जो कस्टमर्स है ना, वो टाइटल पे नहीं रुकता, टाइटल में नहीं वो रुकता। पिक्चर्स पे रुकता है आपकी। अगर हाँ पिक्चर अट्रैक्टिव होगी तो वो रुकेगा, उसके बाद आपकी सारी चीजों को खुद लिखेगा वो। उसके बाद अगर आपकी कस्टमर सर्विस है, अगर कस्टमर आपका मैसेज कर रहा है ऐसा ही है, तो उसको आप रिप्लाई कैसे दे रहे हो, आप पार्सल कब फुलफिल कर रहे हो, वो सब ये चीज़ें सब चीजें मैटर मैटर्स करती हैं। करती हैं। कि आप अगर आपने टाइम पे ही पार्सल फुलफिल नहीं किया तो कस्टमर को पार्सल लेट डिलीवर होगा, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर भी नहीं बन सकता। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज जो दराज ने नई इंट्रोड्यूस की है, उससे न्यू भी काफी ज्यादा फायदा उठा हम्म, सकते हैं। अब बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं, आपको भी पता है कि 600-700 ऑर्डर्स उनके डेली होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो दराज ने अपना फुलफिलमेंट टाइम है वो 48 आवर्स से 24 आवर्स कर दिया है। ठीक है। तो इससे न्यू भी फायदा उठा सकते हैं, हाँ क्योंकि जो 600-700 ऑर्डर्स वाले वो हैं 24 घंटे उनके में लिए फुलफिल नहीं कर थोड़ी सकते। सी मुश्किलात का सामना होगा और उनका जो सेलर स्कोर कार्ड है वो वो नीचे थोड़ा सा आएगा। डाउन होगा। तो इसका फायदा और फेवर ये न्यूबीज उठा सकते हैं जिनके 24 न्यू घंटे में अकाउंट्स हैं। पार्सल अपने फुलफिल करें, 24 घंटे में पार्सल फुलफिल करें तो इनका स्कोर दराज के कार्ड का ऊपर आ रेशियो जाए। ऊपर आएगा, तो वो दराज बिल्कुल ऊपर ऐसा आ ही है। जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली। उनको उस वक्त ऐसी लगन होती है ना कि यार ऑर्डर आया भागो। और मैंने ऐसे सेलर्स देखे हैं जो मतलब यार एक ऑर्डर आया शिप कराने हब पर आ गए। हम भी स्टार्टिंग में ऐसा ऐसे ही ही है, करते बिल्कुल थे, ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि वो एक आपको जोश जोश होता है शुरू में ना, मतलब ऑर्डर्स आया फौरन जाएं शिप करवाएं। अच्छा मतलब जो एक तो 11 करके हमने बात की, इसके अलावा जो नॉर्मल कैंपेन्स आ रही होती हैं, वीकली कैंपेन्स, मंथली कैंपेन्स, ये भी कहीं ना कहीं मतलब मैटर कर रही थोड़ा होती हैं। बहुत अफेक्ट जरूर डालती हैं ये भी। मतलब इन पे आपने अगर आप ऐड होना है।
जो बिजनेस टूल्स है ना दराज का, उसमें जाके देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपके व्यूज में इम्पैक्ट जरूर आएगा। और जो आपकी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, आप इसका सेलर पिक यूज करें, बिल्कुल। सेलर पिक से भी बहुत ज्यादा बूम मिलता है प्रोडक्ट को। इसके बाद वीकली सेल में जरूर पार्टिसिपेट तो जरूर करना चाहिए। जो आपका अगर न्यू अकाउंट है तो पार्टिसिपेट जरूर करें, मतलब उस पर आपको ट्रैफिक आने का चांस रहता है, ट्रैफिक की सेल्स में कन्वर्ट होगी। ऐसा ही है। और जरूरी नहीं कि आप एक अकाउंट से स्टार्ट करो दराज, ये भी एक हैक है दराज का कि अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं और आप स्टार्ट ही फुल टाइम से करना चाहते हो दराज को, तो आप हर फैमिली मेंबर का अलग अलग अकाउंट बना लो। देखो सारी डिटेल्स अलग होनी चाहिए, सारी डिटेल्स उसी मल्टीपल कंपनी की अकाउंट्स अलग की पॉलिसी वायलेट ना हो जो दराज की। बिल्कुल, उसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी आप अलग रखें तो फिर कोई इशू नहीं होता। 100 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ना, आप कितनी शॉप्स बना सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी पे काम करें तो उस पे प्रॉपर करें, दूसरा उसमें करें, क्योंकि इसका भी एक अच्छा दिखाइए, क्योंकि कस्टमर को एक अच्छा फील आता है अगर वो किसी स्टोर से दिखता है, स्टोर में जाके कि एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट है ना, तो वो उसको अपने पास या तो विश लिस्ट में ऐड कर लेता है या फिर उसको फॉलो कर लेता है, उसका कार्ट साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा ही। तो फिर जैसा पार्टी, अगर आप पार्टी आइटम की तरफ जाएं, तो अगर पार्टी आइटम का स्टोर आप बनाते हैं ना, तो अगर आज मेरी बर्थडे है ना, तो कल को मेरी वाइफ की बर्थडे होगी, तो भी मैं आप ही के स्टोर पे जंप करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार सारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ मिलेंगे। मतलब बर्थडे के हिसाब से सब आइटम्स आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स की अलग अलग कैटेगरीज में बनाएं। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप एक ही चीज में लगे रहें और एक ही चीज में घुसे रहें। इस कैटेगरी के बाद ऐसा ना हो दराज पे पार्टी आइटम्स की कैटेगरीज के स्टोर्स बन रहे हैं। हाँ, ये एक हमारा थोड़ा सा अलमिया और मसला है। एक चीज बता रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल है, इस तरह के आप खुद भी चलाएं। अच्छा, पर्सनली मैंने कोई टेस्टिंग नहीं की भी पार्टी आइटम्स पे, कि मतलब मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ये तो एक जहन में आई तो मैंने आपको ये बात बता दी। मैं कोई पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा कि पार्टी आइटम बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन एक है, मतलब उसको दराज पे अकाउंट्स मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और अच्छे हैं, कुछ स्टोर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी आइटम्स पे। मतलब वो पूरी रेंज लेके चल रहे हैं, उन आइटम्स की पूरी रेंज है उनके पास। तो आप बहुत ज्यादा, मैंने देखा है बाज़ औक़ात किड्स गारमेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, हेयर एक्सेसरीज भी डाली हुई है, ज्वेलरी भी डाली हुई है। तो इससे बेहतर है कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्टोर बनाया जाए, बाकायदा ब्रांडिंग की जाए। ब्रांडिंग भी फ्री है ना, आप फ्री लोगो बनाएं अपना, और हर प्रोडक्ट की जो पिक्चर है उस पर अपना लोगो बनाएं, उसमें ऐड करें लोगो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोफेशनल वर्क होगा, लॉन्ग टर्म वर्क, लेकिन ये टाइम सिर्फ एक बार का है ना। आपको लिस्टिंग रोज तो नहीं करनी। आपने अगर 100 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो 1 महीना लगेगा उसमें, आपने सिर्फ 1 महीना लगाना है। हर साल में वो महीना नहीं आएगा, सिर्फ लिस्टिंग एक बार आपने करनी है। बस उसको थोड़ा आपने जब प्राइस चेंज है उसके हिसाब से वो करना है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूबीज को फायदा देगा। अगर किसी का SKU टॉप रेटेड में भी आ रहा होगा ना, ज्यादा रिव्यूज होंगे, तो भी बाज़ औक़ात ऐसे सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं जो प्रेफर करेंगे कि यार इसने काम ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाला है। काम किया है। अपने रिव्यूज को मेंटेन करें, कस्टमर्स के लिए कोई छोटा सा उसमें नोट ऐड कर दें कि आपको वो रिव्यूज दे, फीडबैक दे, ऐसा कोई छोटा सा गिफ्ट। अगर आपका मार्जिन है 100 रुपीज, अगर आप अर्न कर रहे हैं एक पार्सल पे, एक ऑर्डर पे, तो आप उसमें 20 रुपीज के कीचेन ऐड कर दें। अच्छा, उससे फायदा ये होता है कि आपके प्रोडक्ट में अगर कोई खामी भी होती है ना, वो कवर हो जाती है। कस्टमर बोलते हैं यार इसने, अब इसको कहा मैं बैड रिव्यू दूं, इसने तो मुझे गिफ्ट भी दिया, तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू का मतलब खत्म हो जाता है, खत्म हो गई वो बात। हाँ, आपके सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज हमने काफी मतलब दराज के बारे से बात कर ली है, तो यही आज मतलब यही सारे सवाल थे जो आपसे करने थे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ये आपने दिया हमें टाइम, और मतलब ये सारी बातें हम कर सकें। तो व्यूअर्स, मैं मतलब ये बात लाजमी कहूँगा कि अगर आपने पॉडकास्ट पूरी देखी है, उसको पूरी तो लाजमी देखिएगा, तो उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अगर इसको इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो, अपने स्टोर को चलाएंगे ना, तो यकीन जाने आपके स्टोर ग्रो करेंगे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें गलतियाँ कर रहे होते हैं जो उन्हीं गलतियों की वजह से स्टोर नहीं चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी तो 11वां बंदा बन के काम कर सकते हैं, और उस पर मौजूद है, ट्रैफिक भी है उसमें, सेलर्स बायर्स भी हैं, सब है। तो बस यही है कि आप इस तरीके से काम करें, चीज़ों को समझें, जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, जो आपने आज इस वीडियो में उमर भाई से सीखा, वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह अप्लाई करें, तो आपके स्टोर्स ग्रो करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें।